आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स प्लेन के साथ। देखो, आपको पता है वैश्विक स्तर पे बहुत सारे संकट हैं। चाहे वो संकट पर्यावरण के रूप में देख लो, चाहे उस संकट को आप वैश्विक आतंकवाद के रूप में देख लो, चाहे उस संकट को आप जो एक देश के द्वारा दूसरे देश पे आक्रमण करके उस देश का जो क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है, चाहे तो आप इस रूप में देख लें। लेकिन कुल मिला के वैश्विक स्तर पर समस्या बहुत बड़ी है। अगर इसका समाधान नहीं किया गया जल्द से जल्द, तो ये मानव की प्रगति में बाधक बनने वाला है। सीधी सी बात है। आप देखो, बेरोजगारी, लगातार जो ये संघर्ष चल रहा है यूक्रेन रूस का, चीन ताइवान का, आर्मीनिया अजरबैजान के बीच, ये जो संघर्ष चल रहे हैं, इन संघर्षों के चलते आप देखोगे गरीबी, भुखमरी, मुद्रास्फीति की बढ़ती दर, ये बहुत सारी संकट पैदा कर रहे हैं। ऐसे में इनसे निजात पाना बेहद आवश्यक है। निजात दिलाएगा कौन साहब? हम ही लोग दिला सकते हैं। कैसे दिला सकते हैं? तो हम लोग निजात ऐसे दिला सकते हैं। देखिए, इन मुद्दों से निजात पाने के लिए वैश्विक स्तर पर कुछ संगठन कार्य करते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही एक संगठन की बात करेंगे जिसका कि नाम है क्या? G20। जिसका नाम है G20। हम बात करेंगे आज G20 की। ये G20 क्या है साहब? तो G20 एक संगठन है जिसमें कि कुल 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन को शामिल किया जाता है। तो अभी आपको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान के पास एक नई अपॉर्चुनिटी है कि विश्व में बहुत सारे संकट हैं। उन संकटों को दूर करने के लिए विश्व के अधिक से अधिक देशों को एक मंच पे लेके आए तथा एक दूसरे के मध्य में बातचीत करके जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए। ऐसे में यहाँ पर भारत की भूमिका बढ़ जाती है। आप देखो कि 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी टू प्रोजेक्ट कंट्री एज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कहने का आशय यह है कि G20 की अध्यक्षता जो हिंदुस्तान को मिल रही है, यह पूरे विश्व को नए गंतव्य तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखेंगे तो G20 की अध्यक्षता भारत को 1 2022 टू नवंबर 30 2023, मतलब पूरे एक साल के लिए भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। तो अब G20 की अध्यक्षता से भारत का क्या रोल रहने वाला है, क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, उसको समझेंगे। जब ये अध्यक्षता करेगा तो भारत के लगभग 200 स्थानों पर इन मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें G20 के सदस्य देश भाग लेने आएंगे हिंदुस्तान में, जिनको कि लगभग 200 स्थानों पर कुल मिला के बोल सकते हो कि 200 ऐसी मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा। जितने भी सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं, जो भी संकट हैं, उन सब से निजात पाने की कोशिश की जाएगी। तो हम देखते हैं कि G20 में सदस्य देश आप देखो कितने हैं, टोटल 19 हैं, प्लस यूरोपीय यूनियन है, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एंड वर्ल्ड बैंक है। मतलब इन दोनों को मिला के प्लस कितने हो गए? दो यूरो दो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लस वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन प्लस 19 देशों को मिला के इस संगठन का निर्माण किया गया, जिसको आप G20 के नाम से जानते हो। इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये G20 देश है, एक्चुअली में इसमें विश्व के विकसित देश प्लस जो विकासशील देश हैं, मतलब डेवलप कंट्री प्लस डेवलपिंग कंट्री, दोनों को मिला के किया गया है। दोनों के जो आर्थिक समस्याएं आ रही थी उनसे निजात पाने के लिए ही इस संगठन का निर्माण किया गया था। देखोगे यहाँ पे तो आपको एक संगठन का नाम पता है जिसका नाम है G8। हालांकि अब इसमें G7 है, क्योंकि रूस अब इसका भाग नहीं है। कब से? जब से, हालांकि स्टार्टिंग में जब G7 का गठन किया गया था। G7 क्या है? तो G7 आप देखोगे विश्व की जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक संगठन है। ठीक है, जिसमें रूस, हालांकि स्टार्टिंग में जब गठन किया गया तो कितने देश थे? 7 थे। बाद में रूस को शामिल किया गया। 2014 के बाद से रूस को फिर से इसे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि रूस ने क्रीमिया का अधिग्रहण किया था। क्रीमिया के अधिग्रहण के पश्चात रूस को इस संगठन की सदस्यता खत्म कर दी गई। अब पुनः कितने हैं? 7 हैं। तो अगर G7 के बारे में आपको 7 देश पता है तो 7 तो क्लियर हो गए कि ये भी किस में आएंगे? G20 में आएंगे। इसके अलावा अगर आपको 5 ऐसे देश पता हैं जिनके पास UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप रहती है, अगर 5 वो पता है तो कितने हो गए? 7 + 5 12। इसके अलावा अगर आप
आपको 5 ऐसे देश पता हैं जिनको आप ब्रिक्स के नाम से जानते हो, तो 12 और 5 कितने हो गए? 17। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा आप देखोगे, एक है अर्जेंटीना, दूसरा कौन सा हो गया? मैक्सिको। दूसरा कौन सा हो गया? मैक्सिको। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10 प्लस 7 कितने हो गए? 17 प्लस 2 कितने हो गए? 19। टोटल कितने हो गए? 19। तो याद रखने का एक ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो, यहाँ से भी इनको याद कर सकते हो, G20 में कितने सदस्य देश हैं और कौन कौन से हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हो इसको। आप यहाँ पर जो वैश्विक मानचित्र है उसमें देखो कौन कौन से G20 देश हैं, इसको यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आप देखोगे कि G20 जो संगठन है उसमें पूरे विश्व की 2/3 2/3 अर्थव्यवस्था को कौन मेंटेन करता है? ये जो G20 के सदस्य देश हैं पूरे विश्व की 2/3 अर्थव्यवस्था को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा आप देखो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसको कितना है? 85%। मतलब पूरे विश्व की 85% जनसंख्या किसमें है? G20 सदस्य देशों की है, G20 सदस्य देशों की है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर विश्व का जो निवेश है वो कितना है? 80%। इसके अलावा विश्व का जो ट्रेड है, व्यापार है, कितना? 75%। तो मतलब ये जो संगठन है G20 बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर विश्व का 2/3 इकोनॉमी इसके पास है, विश्व की आप देखो जनसंख्या कितनी हमने बताई? 85%। अगर विश्व की जनसंख्या को ये नियंत्रित करता है तो वाकई में संगठन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ऐसे संगठन की अगर अध्यक्षता 1 साल के लिए भारत करता है तो भारत इसके माध्यम से विश्व में जो भी संकट के बादल छाए हुए हैं, मानव समाज के लिए जो खतरा पैदा हुआ है, इन खतरों को निपटाने के लिए विश्व के सभी देशों को एक मंच पे ला सकता है, उनको एक नई दिशा दे सकता है। आप देखोगे ऐसा वादा भी किया जा रहा है कि हिंदुस्तान को जो G20 की अध्यक्षता मिली है, ये विश्व को एक नया रास्ता दिखाएगा, नए रास्ते पे लेके जाएंगे, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। ऐसा वादा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप देखो G20 प्रेसिडेंसी चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, तो भारत के लिए इसमें चैलेंज भी होंगे, एक एक अपॉर्चुनिटी है भी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हमने बताया ना, बहुत से देशों को हम एक मंच पे लाने का प्रयास करेंगे। जो आप देखो इस समय वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं हैं वो मेनली कितनी हैं? मेनली 5 चैलेंजेस हैं, 5 समस्याएं वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी हैं, जिनसे निजात पाना बेहद आवश्यक है अगर मानव के अस्तित्व को बचाना है। ठीक है, मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए इन 5 समस्याओं पे बात करना बहुत आवश्यक है। अब ऐसे में भारत अगर G20 की अध्यक्षता की हैसियत से इन मुद्दों को वहाँ पे उठाता है, उन देशों के साथ उन मुद्दों को उठाया जाता है जो देश प्रत्यक्ष रूप से इन जो समस्याएं हैं उनमें संलिप्त हैं, तो कहीं न कहीं इसका आसानी से हमको निष्कर्ष भी मिलेगा। आपको देखना होगा कि जो पहला चैलेंज है वो क्या है? जो पहली बड़ी समस्या है वो है रूस-यूक्रेन युद्ध। आपको पता है पूरे विश्व में बहुत सारे संकट पैदा कर रखे हैं इस युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने संकट पैदा कर रखे हैं। वो संकट इस रूप में पैदा कर रखे हैं कि देखो जो रूस है और यूक्रेन है, ठीक है? रूस और यूक्रेन पश्चिमी देशों के बीच का एक युद्ध का अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि यूक्रेन को युद्ध का अखाड़ा है, उधर से पश्चिम देश है, इधर से कौन है? रसिया है, बीच में कौन है? यूक्रेन है। तो ऐसे में जो यूक्रेन है, जो कि अखाड़ा बन चुका है, युद्ध मैदान बन चुका है पश्चिमी देश और देश का रसिया का, उसको वहाँ से निकालना आवश्यक है। अगर वहाँ से उसको नहीं निकाला जाता है, तो ये एक संकट विश्व के लिए संकट की घंटी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो G20 के सदस्य देश हैं, उनका मानना है कि G20 से रूस को निष्कासित कर दो। लेकिन अगर G20 की सदस्यता से रूस को निष्कासित किया जाता है, तो ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ये बड़ा समस्या बन जाएगी। ऐसे में भारत को यहाँ पर अपने विवेक से कार्य करना पड़ेगा कि G20 की सदस्यता से रूस को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है। वैसे आप नहीं निकाल सकते, हालाँकि पश्चिमी देशों का ऐसा मानना है कि G20 की सदस्यता से रशिया को बाहर किया जाएगा। इसके अलावा जो पश्चिमी देश हैं, उनके माध्यम से आप देखो रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष का मेन मुद्दा है नेटो की सदस्यता। कभी भी पश्चिमी देश यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देते हैं नहीं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अब लॉलीपॉप कब तक दिखाओगे? उसको ठंडे बस्ते में दाड़ के बैठे हो, लॉलीपॉप उसको दिखा रहे हो। जब भी नेटो का मुद्दा आता है निकल के, तभी रूस जो है आग बबूला होता है।
रूस को पता है कि उसकी सीमा तक नेटो नहीं आना चाहिए, वो उसी से बचना चाह रहा है। तो ऐसे में जो पश्चिम के देश हैं, उनकी जो चालें हैं, जिनके माध्यम से रूस को आप देखो अ, अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और रूस के द्वारा जो अधिक शक्ति संग्रहित करने का प्रयास किया जाता है, उन सब मुद्दों को सुलझाने के लिए जो G20 की सदस्यता है, G20 की जो अध्यक्षता है, जो कि हिंदुस्तान करने वाला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा आप देखोगे जो दूसरा चैलेंज है, जो दूसरी समस्या है, वो दूसरी समस्या है हमारे पास ग्लोबल इन्फ्लेशन, मतलब कहने का वैश्विक मुद्रास्फीति। देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी है, ये समस्या बहुत बड़ी है, और ये बनी भी बड़ी रहेगी अगर जो पहली समस्या थी, पहली समस्या हमारे सामने क्या थी? पहली समस्या थी हमारे सामने रूस यूक्रेन युद्ध। जो रूस यूक्रेन युद्ध है, अगर इस पे निजात पा ली, जो G20 की अध्यक्षता की हैसियत से अगर हमने यहाँ पे निजात पा लेते हैं, तो जो दूसरी समस्या है, इसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो वैश्विक मुद्रास्फीति है, इसमें जो कीमतों की वृद्धि हो रही है, खासकर जो खाने-पीने की वस्तुएँ हैं, उनमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। अब ये जो लगातार वृद्धि है, इसको नियंत्रित करने के लिए जो रूस यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, या जो चीन ताइवान लड़ रहे हैं, ये जो संघर्ष है, अगर इनको नियंत्रित कर लिया जाता है, तो ये वैश्विक जो मुद्रास्फीति है, इसको बड़ी आसानी से नियंत्रित किया जाएगा। अगर हम रूस यूक्रेन के मुद्दे को नहीं सुलझा पाते हैं, तो इसके लिए हमको नए तरीके निकालने पड़ेंगे। आप देखो, G20 के सदस्य देश हैं, G20 के सदस्य देशों में 3 देश ऐसे हैं जिनकी महँगाई दर 10% से अधिक है। इसके अलावा 7 देश आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी महँगाई दर 7.5 से 10% तक है। तो G20 के सामने ही समस्या है, इन्हीं देशों के सामने समस्या है। हुँ। तो इससे निजात पाने के लिए क्या है कि जो पहला आपने कार्यक्रम देखा, वहाँ पर अगर निजात पा लेते हैं, तो जो वैश्विक मुद्रास्फीति है, यहाँ पर भी निजात पा लेंगे। अगर रूस यूक्रेन का जो संघर्ष है, उसके बीच का निर्णायक फैसला कुछ नहीं निकलता है, दोनों को एक मंच पे नहीं लाया जाता है, दोनों के बीच सुलह नहीं कराई जाती है। देखो, क्या है कि वो ऐसा तो है नहीं कि अनंत काल तक युद्ध चलेगा, नहीं चलने वाला। निष्कर्ष तो कोई निकलेगा ही। क्यों ना G20 की अध्यक्षता की हैसियत से हिंदुस्तान ही उसका निष्कर्ष निकाल दे। तो अगर हिंदुस्तान उसका निष्कर्ष निकालता है, तो इसका अपने आप निष्कर्ष निकल जाएगा। ये समस्या कहीं न कहीं सॉल्व हो जाएगी, इसका समाधान हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आप देखो, जो तीसरी समस्या है एनर्जी क्राइसिस की। एनर्जी क्राइसिस एक बड़ी समस्या है। ये भी आप देखोगे इसकी क्रम में कि जो तीसरी बड़ी चुनौती थी, वो है रूस दुनिया को, जैसे जो ऊर्जा है, ठीक है ना? रूस दुनिया को क्या बताता है? रूस दुनिया को बता रहा है कि उसके खिलाफ जो प्रतिबंध हैं, वह भविष्य में उसकी अर्थव्यवस्था को ज़रूर प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा नहीं लगता है कि रूस की अर्थव्यवस्था कोई प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध रूस पे लगे, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था, ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। लेकिन हाँ, ऐसा अवश्य लग रहा है कि रूस की प्रतिक्रिया से आप देखो, जो पश्चिम के देश हैं, खासकर जो रूस की गैस पे निर्भर हैं, रूस की ऊर्जा पे जो जो देश निर्भर हैं, उनके लिए समस्या ज़रूर बन जाएगी। वो देश कौन है? यूरोपीय देश आपके हैं। तो यूरोपीय देशों के लिए समस्या बन जाएगी। ऐसे में हिंदुस्तान को G20 की अध्यक्षता की हैसियत से G20 के सदस्य देशों को, खासकर जो ऊर्जा पे निर्भर हैं, उनको 3 अलग-अलग देशों को मंचों पे लाने की ज़रूरत है। जैसे ऊर्जा उत्पादक की हैसियत से आपका अमेरिका हो गया। कौन हो गया? ऊर्जा उत्पादक की हैसियत से अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इसके अलावा सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया। अगर इन 3 देशों के साथ बैठ के एक मंच पे लाया जाता है, तो उत्पादक के साथ वार्ता होगी। इसके अलावा जो उपभोक्ता है, आप देख लो यूरोपीय देश, ठीक है? इसके अलावा अन्य अगर इन दोनों पक्षों को एक मंच पे भारत लाने में सफल होता है, तो ये जो एनर्जी की समस्या है, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, इसके प्रश्न का भी जवाब हमको मिल जाएगा। किससे? वहीं हमारा जो G20 की अध्यक्षता है, हम ही इसका समाधान दे सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो अगली समस्या है,
वो आप देखेंगे कि महंगाई जनित राजनीतिक अस्थिरता। इसका मतलब क्या है? महंगाई जनित राजनीतिक अस्थिरता। देखिए क्या होता है कि आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, वो बात क्या है? खाद्य वस्तुओं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये तो आप देख रहे हो यहाँ पे, खाने पीने की वस्तुएं हो गई या जो ऊर्जा है, ठीक है ना, उसके दरों में जो वृद्धि होती जा रही है, उनकी कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, इसके चलते वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति की दर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी देश में अगर कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होती है तो वो राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। इसलिए जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना सिर्फ आर्थिक पक्ष ही नहीं है, महंगाई को कंट्रोल करना किसी भी देश की राजनीतिक आवश्यकता भी होती है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन जाएगा। पहली बात हो गई। इसके अलावा देखो कि ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, ये जो महंगाई है, ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो आप देखते हो वैश्विक मुद्रास्फीति की दर में लगातार वृद्धि हो रही है, इसको नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक देशों के द्वारा आप देखो, जो अत्यधिक देश हैं उनकी जो केंद्रीय बैंकें होती हैं, उनके द्वारा वही पुराना जो घिसा-पिटा मॉडल है, पुराना घिसा-पिटा मौद्रिक नीति का मॉडल, जिसके माध्यम से उनके द्वारा ब्याज की दरों में वृद्धि कर दी जाती है। तो ब्याज की दरों में वृद्धि करने से आप सिर्फ एक पक्ष को रोक सकते हैं। वो एक पक्ष कौन-सा है? जो अतिरिक्त खपत है आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन जो आपूर्ति का पक्ष है, उसकी तो यहाँ पे आप इसके माध्यम से आपूर्ति के पक्ष को मजबूत नहीं कर सकते, उसकी भरपाई नहीं कर सकते ना। तो एक घिसा-पिटा मॉडल लेके आप जो वैश्विक मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसको नियंत्रित करने के लिए फिर से किसकी आवश्यकता है? वही G20 की अध्यक्षता की हैसियत से हिंदुस्तान एक बार फिर से यहाँ पे अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। आप देखोगे विश्व के अत्यधिक देश जो G20 के खासकर सदस्य देश हैं, उनमें आप देखो कि रूस ले लो, अ, चाइना को ले लो, इसके अलावा आप देखो तुर्की को देख लो, जापान को देख लो, ठीक है? इन 4 देशों को अगर निकाल दो, तो बाकी के जितने भी देश हैं, उन सब के द्वारा जो अपनी ब्याज दरें हैं, उनमें वृद्धि की गई है। क्यों? क्योंकि इसको नियंत्रित करना है। लेकिन ये मॉडल खराब हो चुका है, ये मॉडल उस लायक नहीं बचा है, जिससे कि कंट्रोल किया जा सके बाजार को। तो ऐसे में G20 की अध्यक्षता बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब भारत की भूमिका इसमें ये हो जाएगी कि हिंदुस्तान अगर कोई ऐसा मॉडल देने में सक्षम रहता है, जिस मॉडल के माध्यम से जो खाद्यान्न वस्तुओं की तत्काल आपूर्ति हो सके। इसके अलावा आप देखो जो नवीन खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, उनके निर्माण को प्रोत्साहन दे सके। अगर कोई ऐसा मॉडल भारत के द्वारा दिया जाता है, तो इन समस्याओं को बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से G20 का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है? आपको समझ में आ रही होगी बात। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है, वो ये है। वो क्या है? वो है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का। साहब जलवायु परिवर्तन क्या है? ये तो सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या के चलते आप देखोगे कि जो जंगलों में आग लग रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं चक्रवात आ रहा है, ठीक है ना? कहीं आप देखो जो वातावरण है, उसमें जो ताप की वृद्धि हो रही है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो, ताप की वृद्धि के कारण लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे बाढ़ आ रही हैं, द्वीप डूब रहे हैं, जो द्वीप और टापू होते हैं वो डूब रहे हैं। लोगों के गाँवों में पानी जा रहा है, घरों में पानी जा रहा है, डूब रहे हैं सब कुछ। तो ये समस्या तो सबसे बड़ी है। इससे निजात पाना तो बेहद आवश्यक है। अगर इससे निजात नहीं पाया गया तो मानव का अस्तित्व खत्म है। मानव का ही नहीं, पृथ्वी का अस्तित्व खत्म है। ये होता क्यों है साहब? ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप कहते हो, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, क्या है? तो ये कहीं से उड़ के नहीं आ गया। देखो क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन होता है, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो जो प्राकृतिक कारण है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो मानव जनित कारण होता है उसको तो नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप देखो होता क्या है कि जो मानव के द्वारा आप देखो जो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, इनका जो प्रयोग किया जाता है, इनके माध्यम से आप देखोगे जो वातावरण है, उसमें ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता हो जाती है।
ग्रीन हाउस गैसें की अधिकता के कारण तापमान में वृद्धि होती है। वही तापमान जो है किसके रूप में हमको देखने को मिलता है? ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। ये यही सारी समस्याएं पैदा करता है। समस्याएं कहाँ से आई? मानव ने ही निकाली हैं। मानव जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहा है, अब कोयला है, प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ से आया? नहीं पता। किसने बनाया? नहीं पता। पूछो कि बना सकते हो दोबारा? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बनाने की टेक्निक नहीं पता है। भाई कोयला बनाने में तो लाखों साल लगे होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि उसको हम अपने आप से फिर से दोबारा बना लेंगे। तो कम से कम उसको उस मात्रा में यूज करो कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी सुरक्षित रह सके। इसके अलावा जो हमारा वातावरण है, जो हमारी धरती है, यह भी सुरक्षित रह सके। ईश्वर ने पृथ्वी पर जिस प्राणी को बनाया है वह भी सुरक्षित रह सके। लेकिन मानव क्या देखता है? सिर्फ अपना सुख देख रहा है। उसको चाहिए, जो उसको चाहिए वही कर रहा है। वो क्या है? वो देखो, कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब का तो प्रयोग करता ही है। इसके अलावा अगर कोई समस्या उसको होती है तो एसी लगा लेता है, पंखा लगा लिया, आरओ का पानी पी रहे हैं। जो भी समस्याएं आ रही उन सब का समाधान उसने तो निकाल लिया है। लेकिन जो बाकी जीव हैं वो कैसे निकालें? बंदर कहाँ जाए? देखो बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। क्यों विलुप्त हो रही हैं? नहीं पता। भाई आपने वातावरण खराब कर रखा है। आपने तो उसको अपने अकॉर्डिंग बना लिया। लेकिन वो जो जीव है वो अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाए? उसके पास वो विकल्प नहीं है। वो एसी नहीं लगा सकता ना। वो आरओ का पानी, फ्रिज का पानी नहीं पी सकता आपके जैसा। आप पी सकते हो। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि मानव की जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से जो समस्याएं क्रिएट की जा रही हैं, इन समस्याओं से निजात कौन दिला सकता है? मानव ही दिला सकता है। प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। आप देखो बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई। पहले बहुत होता था, छोटी चिड़िया होती थी, अभी नहीं रह गई। कौवा होता था, कौवा जानते हो ना? तो बोलता है, काँव काँव करता है। हाँ, होता था गांव में, लोग बोलते थे। पहले दादी अम्मा होती थी, छोटी मतलब छोटी नहीं, बड़ी वाली जो होती थी, तो वो बोलती थी कि आज दीवार पे बैठ के कोई कौवा बोल जाता था तो कहती थी आज कौवा बोला है, मामा आने वाले हैं। तो कौवा ही नहीं है, बोलेगा ही नहीं, मतलब तो मामा नहीं आएंगे मतलब। तो कहने का आशय है मामा को अगर बुलाना है तो कौवा को बचाना पड़ेगा। लेकिन कौवा को बचाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं हम, खुद को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। खुद को भी बचाना पड़ेगा, जो जीव जंतु हैं उनको भी बचाना पड़ेगा। आप देखो ये जो इतनी सारी भूमि थी ये किसकी थी? जंगल था। हमने क्या किया? यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए थे। हमने क्या किया? इनको काट लिया। इनको काट लिया, अपने प्रयोग में ले लिया। अभी क्या है? इनको काट लिया, इस भूमि को एग्रीकल्चर में ले लिया या अपने रहने योग्य बना लिया, यहाँ पे मकान बना लिए। वो जंगल का जो राजा होता है शेर, वो यहाँ पे रहता था। कुछ समय पश्चात होगा क्या कि वो शेर जो है वो इस क्षेत्र से निकल के यहाँ पे आया घूमने के लिए। शाम हुई तो सोचा चलो टहल के देखते हैं बाहर, कुछ चाउमीन वगैरह खाते हैं चल के। तो जब बाहर निकल के आता है तो पता लगा, देखता है क्या यहाँ तो कोचिंग चल रही है, निश्चय ये चल रहा है। देखता है तो थोड़ा भावुक होता है कि बताओ हमारा जंगल था, यहाँ पे तो लोगों ने घर बना लिया। गांव वाले देख लेते हैं, डर जाते हैं। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में फोटो आ जाती है, गांव में घुसा तेंदुआ, 3 लोगों की ले ली जान। तो क्या ये गांव में घुसा है? गांव में नहीं घुसा है ये। तुमने उसके घर में जाके गांव बनाया है। वो तो अपने घर में घूम रहा है। समझ रहे हो बात को? तो उसके घर में अगर जाके गांव बसा लोगे तो वो भी तो कहीं घूमेगा भाई, उसको भी तो जगह दो, रहने की जगह दो ना। नहीं दे रहे हो, इसीलिए समस्या है। इसीलिए प्रत्येक मानव दुखी है। आप देखो हर तीसरे इंसान के सर में दर्द है। किसी को बुखार है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हैजा हो गया, किसी के पेट में दर्द रहता है, किसी की शादी नहीं हो रही। तो कुल मिला के बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के चलते आप देखो, इतिहास उठाओ, वहाँ पे पढ़ो, देखो क्या कभी आप देखो शेर शाह सूरी को कैंसर हुआ था, अकबर को हैजा हो गया था, हुमायूं को आप देखो क्या डायबिटीज थी, जो बहादुर शाह जफर था क्या उसको आप देखो बुखार आता था? नहीं आता था। क्यों? वहां पे काहे नहीं आता था? तो वहां पे इतनी सारी समस्याएं मानव के द्वारा नहीं क्रिएट की गई थी। अभी समस्याएं बढ़ा दी गई। उस समय जितना जीवाश्म ईंधन का आज हम प्रयोग करते हैं जिन आवश्यकताओं के लिए, वहां पर वैसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी जिससे कि हम इतने सारे जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करें। तो इसलिए वातावरण स्वच्छ रहता था।
इंसान मस्ती से जीता था, जम के खाता था। आज जम के खा भी नहीं पा रहे, ना तो मस्ती से जी पा रहे हैं, दिखावा के लिए मस्ती से जी रहे हैं। ऐसा जीना नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? तो मतलब कहने का ये है कि इन समस्याओं से निजात पाना बेहद आवश्यक है। तो ये जो समस्या है क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, इस पे आप देखो 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ था, जिसके तहत जो बढ़ रहा तापमान है इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित करने की बात कही गई थी। इसके अलावा 1.5 तक इसको सीमित करने की बात कही गई थी। अब जो 1.5 तक अगर सीमित करने की बात कही गई थी, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो देश हैं वो कहीं न कहीं असफल होते जा रहे हैं। ऐसे में इस असफलता को ध्यान में रखते हुए भारत G20 की अध्यक्षता की हैसियत से इन देशों को, ये जो 20 देश हैं, ये जो 19 देश हैं, इन देशों को एक मंच पे लाए और पुनः वो जो G20 के जो सदस्य हैं, उनको ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस या जो 2 डिग्री सेल्सियस की तापमान की वृद्धि का मुद्दा है, इसको पुनः याद दिलाया जाए और अपने-अपने देशों में जो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग है, उस पे पुनः नियंत्रण लगाया जाए और नियंत्रण भी लगाया जाए देश की कानूनी बाध्यता के आधार पे। क्योंकि अभी कोई भी देश, हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बाध्यता है, लेकिन देशों के अंदर ये बाध्यता नहीं है कि आप जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे तो किस लिमिट में करेंगे। देखो गाँव का बच्चा होता है, छोड़ दो उसको, मिट्टी में घूम रहा है, घूमता है, मिट्टी खाएगा, कुछ भी करेगा। एक शहर का बच्चा होता है, एक बार ले जाके गाँव में छोड़ दो जाके उसको, 3 दिन रुकेगा, चौथे दिन बच्चा भी बीमार, मम्मी भी बीमार, मम्मी भी बीमार बच्चे के चक्कर में। बच्चा तो बीमार ही हो जाएगा, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रहा हुआ है एसी में, वो फ्रिज का पानी पिया हुआ है। गाँव वाला क्या मस्ती में घूमता है, वहाँ हरी-हरी घास देखता है, सुबह उठता है, पेड़-पौधे देखता है। इधर वाला क्या देखता है? सुबह-सुबह उठे, इधर से पों बज रहा, उधर से पों बज रहा। देखा तो क्या देखा? नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं, यही देखा। तो वैसे दिमाग हो गया है, वैसी बुद्धि हो रही है। इस बुद्धि को सुधारना आवश्यक है। तो इसके लिए G20 की हैसियत से इंडिया को देशों के साथ फिर से इस शर्तों को याद दिलाना पड़ेगा और जो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग का मुद्दा है उसको सीमित करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। इसके अलावा आप देखो, रोजगार है, स्वास्थ्य हो गया, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास, इसके अलावा रक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे मामलों को लेकर स्वाभाविक रूप से 100 या अधिक बैठकें होंगी। भले ही बड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन इन मुद्दों पर भी बातचीत जारी रहनी चाहिए। मतलब जो बड़ी समस्याएं हैं उन पे तो ध्यान दी ही जाएगी, दिया ही जाएगा, लेकिन ये जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है तब भी समस्या बड़ी हो जाएगी। तो अब आप तैयार हो जाइए, देखते हैं कि G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान के लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी लेके आई है। इतनी सारी जो मेन समस्याएं हैं, क्या हिंदुस्तान इनका विकल्प दे पाएगा? क्या भारत अध्यक्षता की हैसियत से विश्व को पुनः एक नया रास्ता दे पाएगा, जिससे कि विश्व फिर से उसी पटल पे लौट सके जहाँ से मानव का जीवन सुगम हो सके? ठीक है, थैंक यू। आगे बात करते हैं जैसा जो कुछ होता है।